हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज ड्यूगा की तरफ से आपके लिए लेकर आई हूँ जनरल टेस्ट के क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। देखो, अभी तक हमने क्वेश्चंस किए थे टॉप 50 क्वेश्चंस। मैं आपको बताने वाली थी कि कैसे आपकी सीयूटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, राइट। 1 घंटे के अंदर आपको सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं होंगे ना, तो वो आगे कंटिन्यू मैं आपको बता रही हूँ। जरूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वही क्वेश्चंस आए। आप प्रैक्टिस करनी है उन्हीं टाइप्स के सारे क्वेश्चंस की, और उसमें से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और उसके जैसे क्वेश्चंस जरूर आए। जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, चाहे वो आपके रीजनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, चाहे वो आपका मैथ्स का टॉपिक हो, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को, आपके सीबीएसई को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सीबीएसई जो भी आपका सीबीएसई का सिलेबस है, एनसीईआरटी सिलेबस से आपने 11th 12th में जो किया था वही है। बट जो टॉपिक ना जो एक नोटिफिकेशन आई थी, एनटीए ने जो अपनी सीयूटी एग्जाम की नोटिफिकेशन दी थी, उन्होंने क्या कहा था, उस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि 12th का ही सिलेबस नहीं है, जो रिमूव कर दिया था पार्ट वो भी आ रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, राइट। तो ये टाइम जो है आपके टाइम, ये जो 10-15 दिन आपके पास जो बचे हैं ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और अपने आप को बिल्कुल एक प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस के लिए टाइम दो। सेल्फ प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन उतने सॉल्व, उतना आपको बेनिफिट है। तो क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, पिक्चर्स दिख रही है। तो इस फिगर से देख के हमें क्या लगता है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे क्या। तो अगर यहाँ मैं देखूं, यू टी और ये एरोज बने हुए हैं, ये 4 पिक्चर्स हैं और एक बना हुआ है क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे किसकी फिगर निकालना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कैसे अप्लाई करें, कौन सी फिगर करेक्ट, कौन सा पोर्शन जो है ये है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ध्यान से देखना। देखो, जो बात हो रही है, ये यू बना हुआ है, ये जो यू बना हुआ है वो कौन सी डायरेक्शन, 90 डिग्री एक एंगल बना हुआ है, एक वो कौन सी डायरेक्शन में बना हुआ है, वो एंगल। तो वो यहाँ से लेके वो इस पोजीशन, तो नेक्स्ट वाली पोजीशन है वो चेंज हो गई यहाँ से आगे। अब इसकी यहाँ पे राइट, अब ये पोजीशन यहाँ पर आकर सेम एज इट इज चेंज है, चेंज हुआ नहीं। फिर बात जो है वो डाउन वाइज उसकी पोजीशन चेंज हो गई। आप यहाँ पे कौन सी आनी चाहिए, क्या ये पोजीशन सेम आएगी या इसमें कोई चेंजेस दिखाई देंगे आपको। नो, यू को साइन भी, राइट। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस पिक्चर को शो कर रहा है, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी वो पोजीशन आई, पोजीशन क्या ऑप्शन है, नहीं ये है, नहीं ये यहाँ इस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो गया दोस्तों, इज करेक्ट आंसर हो गया, राइट। तो ऐसे फिगर्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके रीजनिंग से रिलेटेड, के मैथ्स क्वांटिटेटिव से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वायर बैंड द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोजेस एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर। अब ये 484 सेंटीमीटर होगा ये, राइट। एक द सेम वायर इज बेंट सो एज टू फॉर्म अ वायर, दोबारा बेंट करके सर्कल है, then the area enclosed will be, उस पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करके चल, राइट। तो अपन को मैथ का क्वेश्चन है बेसिकली ये टॉपिक वॉल्यूम एंड चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। क्या है, वायर एंड एक वायर है जो स्क्वायर की शेप में बनी है, मतलब जो एक तार है स्क्वायर शेप, ठीक है। ये जो वायर है वो स्क्वायर की शेप में, क्लोजेस एन एरिया, मतलब कि इसका जो एरिया मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। राइट, तो एरिया क्या होगा, फॉर्मूलेस जो मेन है, जो मैंने आए भी है कि आपको फॉर्मूले है, कॉन्सेप्ट स्पेशली मैथ्स में तो फॉर्मूलेस बहुत मैटर करता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड दे रखा है, साइड तो पता ही नहीं है कि साइड कितनी है। एक सिर्फ इतना पता है कि स्क्वायर की शेप होती है वो चारों साइड्स बराबर होती है,
तो क्या इसकी हेल्प से हम साइड नहीं निकाल सकते? इजीली निकाल लेंगे क्योंकि हम एरिया ऑल्सो क्वेश्चन में मेंशन है। वो आपके पास दे रखा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड इंटू साइड। अब साइड का स्क्वायर है तो वो उधर साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 484 का परफेक्ट रूट निकालना है। क्या निकलेगा 484 का परफेक्ट रूट? कितना होता है? 22। कितना होता है दोस्तों? 22। तो ये आपका हो गया कि एक साइड 22 की है, दूसरी 22, थर्ड वन इज ऑल्सो 22 एंड फोर्थ वन भी 22। इससे हमें यहाँ पे ये चीज पता चली कि ये भी 22 है, ये भी 22 सेंटीमीटर है, ये भी 22 सेंटीमीटर है, ये भी 22 सेंटीमीटर है। चारों की चारों क्या है? 22 सेंटीमीटर है। ये चारों ही 22 सेंटीमीटर है, साइड्स आपकी फोरों। आपको क्या यही तो क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोला गया है, द सेम वायर इज बेंट एज टू फॉर्म सर्कल। अगर इसी वायर को स्क्वायर की शेप में, इसी वायर को स्क्वायर की शेप में है ऑलरेडी, तो मैं इसे एक सर्कल की शेप दूं, क्या सर्कल शेप दूं, ये जो सर्कल की फॉर्म बनेगी वो ऐसी बनेगी। इसका एरिया क्या इंक्लूड होगा? क्या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमें निकालना है। तो क्या निकालना है दोस्तों? एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई स्क्वायर फॉर्मूले में हमें रेडियस चाहिए होगा, बट हमें रेडियस नहीं पता। वी नो दैट, हमें पता है, वी डोंट नो कि रेडियस क्या है, हमें रेडियस का फाइंड करना पड़ेगा। देखो जब रेडियस ही नहीं पता तो उस पे एरिया जो निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका? ये पाई आर स्क्वायर। रेडियस की रिक्वायरमेंट है, रेडियस नहीं पता, बट हमें क्या पता है? आप देख सकते हो ये 22 है, ये 22 है, दिस इज ऑल्सो 22। क्या हम यहाँ से पेरीमीटर नहीं निकाल, सरकमफ्रेंस नहीं निकाल सकते जो 2 पाई आर होता है? और इसका जो एरिया था वो कितना आया आपके पास? साइड 22 आई, राइट। 22 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, कितना आ जाएगा? 88 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपके पास? 88 मिल जाएगा। वहां से आप रेडियस फाइंड कर सकते वहां से आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं, इजीली आपको रेडियस मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है अब नेक्स्ट स्टेप? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पाई आर होता है, ये 2 पाई आर होता है। आप पहले तो 22 है, पर्टिकुलर साइड है कितनी? 4 है, तो 88 आ गया। तो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर भी बोल सकते हो, वो होता है 4 पाई आर। 4 पाई आर होता है कि 2 पाई आर होता है? कॉम्प्लेक्स नहीं, तो मेरी मिस्टेक आप तभी पकड़ पाओगे ना, अगर मैंने यहाँ जान के भी अगर गलत लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपको ध्यान है, आप फोकस करके पढ़ रहे हो कि आपका एक नीचे जो आ रहा है वो गलत है, जानबूझ के गलत कर रहे हैं या गलती से भी पता चल रहा है कि आपको कंसर्न है पढ़ने के लिए। कितना फोकस कर, कितनी चीजें आपको रिकॉल रहती है, माइंड में रहती है, फॉर्मुलेज आपको पता। तो सर्कल ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। तो सर फॉर्मूला लगाते हैं, देखो ये वाली साइड निकालिए कि एक इक्वल टू 2, आई की वैल्यू 22/7, स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन है तो वही 22/7 रेडियस आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और कुछ था ऐसा? नहीं। तो सिंपल है, ये इधर आ जाएंगे, 88 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 नीचे आ गया, और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 4, और ये कट के 2 आ गया, पूरा कट 7 इंटू 2 मिल गया आप 14 आ गया आपके पास रेडियस। 14 सेंटीमीटर कितना निकल गया रेडियस? ये निकल गया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन में निकालने की बात कर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या लगाया था? पाई आर स्क्वायर। यही लगाया था दोस्तों, क्या लगाया था? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल की बात की, पाई आर स्क्वायर। 22/7, 22/7 रेडियस आपने निकाल दिया है 14। और हमें जब पता होता है ना, जब हमारे पास रेडियस 14 है और केस में ना डायरेक्ट हमें आंसर पता ही होता है, तो ऑलमोस्ट उसका आंसर 6 होता है। जब भी रेडियस 14 और उसका एरिया निकालना हो, ये 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ जाएगा? 44 इंटू में 14 कर दोगे तो आपके पास 616 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये चेक करो कि क्या ये ऑप्शन है, ऑप्शन में है तो आंसर
616 सेंटीमीटर स्क्वायर आप आंसर निकल गया। जो सर्कल में हम वायर को बैक किया था उसके लिए हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर दिया। दिस इज द आंसर। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which article of the Constitution of India prohibits forced labor? ये क्वेश्चन आपका जनरल का क्वेश्चन है। जनरल न्यूज का जो क्वेश्चन आया है ये इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा आर्टिकल जिसने कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया में इस पे फोर्स लगाया गया था, मना कर दिया गया था, उस पे प्रोहिबिट किया था, तो कौन से इंस्टीट्यूट? तो ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आर्टिकल इसमें बच्चों को प्रोहिबिट किया गया था, इंडियन किया गया था, मतलब क्या गया था, फोर्स किया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर आपका हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ऑप्शन डी आपका क्या निकल गया, करेक्ट आंसर हो गया। सभी आने वाले और आपको आसानी से कट। राइट, आगे देखो क्या है? अब देखो क्वेश्चन। ओके, पल है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब इस क्वेश्चन को समझते, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनविन ट्रायंगल ए, ये समथिंग है ट्रायंगल, ये एंगल ए एंगल, ओके। देखो एक ट्रायंगल है, इस हमने एक ट्रायंगल बनाया, ए बी एंड द सी, ठीक है। ए बी एक ट्रायंगल, उसमें बोला है कि जो एंगल ए और एंगल बी है इन दोनों को प्लस करके जो इसका सम है वो डिग्री दे रहा है। इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल्स को जोड़कर उसका जो सम दे रखा है एंगल्स का, वो 90 डिग्री दे रखा है। साइन बी 4/5 मीन्स की जो बी वाला एंगल की बात है, मतलब बी पॉइंट पे है, कोई भी एंगल होता है उसके एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जस्ट सामने वाली, राइट। तो अब आपको देखो, जब कोई जब ये कोई साइड आपके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रही है, ये चीज परपेंडिकुलर, तो ये बेस, ये हाइट हो जाएगी। यही फॉर्म होता है कि नहीं होता है? होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ देखना है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, तो दोनों में जो डिफरेंस है, जो प्रॉब्लम होती है, जो डाउट्स आते हैं, वो इसी पॉइंट में आते हैं। निकाल तो हम लेंगे, इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, बट हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन बी ई होता तो हम इजीली कर लेते, हम कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर वहाँ साइन बी है या कॉस ए है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो पॉइंट आपका क्लियर होगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से अच्छे से पढ़ा होगा, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है पंडित बद्री प्रसाद वाला ट्रिक ही है, और हर बोल हमें पता है, ये साइन होता है, ये आपका कॉस हो गया, ये आपका टेन हो गया, ये आपका कॉसेक हो गया, ये आपका हो गया, और ये कॉट हो गया, राइट। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सबसे पहले वो देख। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है साइन बी की, तो साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है, राइट। तो साइन बी क्या हो गया, 4/5 ऑलरेडी गिवन है, इसको पी अपॉन एच लिख सकती हूँ। पी अपॉन एच मतलब कि परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, 4 है, और हाइट आपके पास कितनी है, 5 है। तो वहां पर आपको 4 लिख परपेंडिकुलर पड़ गया, कितना आ जाएगा, और अब आप इससे बेस भी निकाल सकते हैं। बेस इस केस में 3 आएगा, क्यों? क्योंकि आप देखोगे जब परपेंडिकुलर आपके पास 4 और हाइट मतलब कि 5 का स्क्वायर, दूसरी साइड 4 का स्क्वायर कर दोगे प्लस बेस का स्क्वायर, यही होगा। तो 25 - 16 इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, यहाँ से 9 इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, रूट के अंदर 9 इक्वल्स टू बी, तो बेस आपके पास निकलेगा 3। बेस भी निकाल दिया, भले ही बेस की हमें रिक्वायरमेंट हो या ना हो, बट क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि कॉस ए चाहिए, तो कॉस पर आते हैं जहां पे हमें बेस अपॉन हाइट चाहिए होता है। पे बेस अपॉन हाइट रहा है, और हाइट कितनी दे रखी है, 5 है। क्या 3/5 ऑप्शन में है, क्वेश्चन में ऑप्शन में भी है। अब यहाँ पे हो गई कंफ्यूजन, अब आप क्या करोगे, 3/5 को ही टिक मार दो अगर वो आंसर समझोगे। नो, दिस इज नॉट राइट।
सॉरी, देखो ये आपका सही ऑप्शन क्यों नहीं है? आप सोचोगे कि ये करा भी सही है, सब कुछ सही है, फिर मिस्टेक क्या होगी? मिस्टेक यही है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रही हूँ, बी और ए के बीच में वहां पे क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर वो पॉइंट में आपको क्लैरिटी नहीं होगी, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा, तो आप मिस्टेक कर दोगे, आपके 1 मार्क्स गलत। और गलत क्वेश्चन के नेगेटिव मार्किंग होती है, यू नो, राइट, आप सभी को पता है। तो ये मिस्टेक करने से बचेंगे यहाँ पर। तो आप लिखना है कि आपका आंसर क्या होगा, वो देखते हैं। हम क्या बात करते हैं? बी अपॉन एच, कॉस की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यही आपके पास ट्रायंगल है, ठीक, ए एंगल है, एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड होगी, हमेशा ये चीज याद रखना, जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है? बेस है ये। तो ये कितना निकले आपके पास? 3। और ये यहाँ पे आपके पास कितनी आ जाएगी? ये 4 और ये 5, परपेंडिकुलर हाइट, ये है नॉर्मल। अब आपको देखना है, अगर मैं इस पॉइंट, फिगर दिखाई दे रही है, इस पॉइंट के बिहाफ पे देखूं, मुझे चाहिए बेस अपॉन हाइट, तो जो इसका बेस है वो कितना है? वो 3 है, और हाइट कितनी है? 5 है, तो 3/5 बन रहा है। बट ये सही नहीं था, हमने ये जो पोर्शन देखा है वो एंगल बी के अकॉर्डिंग देखा है, बट हमें एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है। तो ए की साइड देखो, ये था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस 5, और ये आपके परपेंडिकुलर 3, और हाइट आपके पास 4। तो ये चीज देखो, आपको आपको क्या कर देनी है, तो आपको यहाँ पे बेस जो आपके पास कितना आ जाएगा, आप देखोगे बेस आपके पास कितना हो गया? 4, जिसके साथ लिखा हुआ है, और हाइट आपके पास 5। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा कॉस ए के लिए? बी अपॉन एच चेंज हो गया, 4/5। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज है, कॉस ए साइन बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो दो बोथ आर इक्वल, तो बोथ आर इक्वल हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि दोनों बराबर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट मैंने आपको, इज इट क्लियर? Now, the which of the following books is an autobiography of the Indian politician LK Advani? देखो बुक्स भी बहुत आते हैं, तो आपको इतना रिमेम्बर आपको रखनी है चीजें, कि बुक्स के जो ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, उन सब चीजों के बारे में जानो, और वो पॉइंट्स क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला कि कौन सी फॉलोइंग बुक्स एक ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी? देखो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, ये जो ऑटोबायोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी जो होती है हम खुद लिखते हैं, बायोग्राफी जो कोई और लिखते हैं। तो ऑफ द इंडियन पॉलिटिशियन एल के अडवाणी, जो इंडियन पॉलिटिशियन थे एल के अडवाणी, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑटोबायोग्राफी? कि कौन सी बुक लिखी गई थी? माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, माई कंट्री माई लाइफ, इन परसिट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। उन्होंने लिखी थी माई कंट्री माई लाइफ। क्या लिखी थी? माई हिस्ट्री माई लाइफ। ये बुक्स उन्होंने से लिखी गई थी, इंडियन पॉलिटिशियन थे अलके अडवाणी ने, उन्होंने खुद के ऊपर ये बुक लिखी थी, माई कंट्री माई लाइफ। तो नाउ क्वेश्चन 20, आप देखो क्वेश्चन 26, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में बात करते हैं, स्टेटमेंट आपको दे रखी है, ऑल रिवर्स आर लेक्स, सारी रिवर्स लेक्स एंड सम सीज आर रिवर्स। कंक्लूजन क्या निकला है? कि कुछ सीज लेक्स होंगी और लेक्स आर रिवर। तो पहले तो स्टेटमेंट पे चलते हैं, और स्टेटमेंट क्या करते हैं, आपके वेन डायग्राम बनाते हैं, उसकी हेल्प से करते हैं, राइट। तो सबसे पहले सम सीज आर रिवर, ऑल रिवर्स आर लेक। तो सम सीज, कुछ सीज, मान लो ये बना दिया हमने सी, ये सीज हो गए, ऐसे बना दो, ये आपके पास सीज हो गए, ठीक है, ये सीज है। अब ये कुछ सी, कुछ का क्या है? रिवर है। तो कुछ सी, थोड़ा सा पार्ट इसका इंक्लूड कर दिया, जो ये आपका रिवर्स है, थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ से यहाँ तक क्या पार्ट बन गया? रिवर बन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, ऑल रिवर्स आर लेक्स। अब सारी की सारी रिवर्स लेक्स, सारी रिवर्स है, वो सारी क्या है? तो मैं इसको लेक को बना, जितनी भी ये रिवर्स है ना,
वो सारी क्या लेक्स है, रिवर्स में लेक्स आ रही है, बट क्या लेक्स रिवर है ये तो बोल ही नहीं रहा, बस सिर्फ ये बोला है कि सारी रिवर्स लेक्स है, तो ये आपकी लेक्स हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया आपकी यहाँ पे पोर्शन, ये लेक्स हो गई, ये पॉइंट पे। अब कंक्लूजन देखो, सम सीज आर लेक्स, क्या कुछ सी लेक्स है है कि नहीं है, है, क्योंकि इसमें से सी का जो पार्ट है उसमें से कुछ पार्ट, इतना पोर्शन अगर मैं इंक्लूड कर रही हूँ जो वो पूरी लेक्स में आ रहा है, ये वाला पोर्शन, तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो एप्लीकेबल है, कंक्लूजन जो एप्लीकेबल है। सेकंड कंक्लूजन, ऑल लेक्स आर रिवर, क्या सारी लेक्स रिवर होंगी, ऐसा बोला ही नहीं गया क्वेश्चन में, इज इट नॉट पॉसिबल। इन्होंने सिर्फ ये बोला है, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है ये दी गई है कि ऑल लेक्स आर रिवर्स, नो, रिवर्स जितनी है वो लेक्स है, ये नहीं बोला कि ऑल लेक्स आर रिवर, मैंने पहले भी बताया जस्ट, तो सारी की सारी जो लेक्स हैं वो रिवर नहीं होंगी, तो वो सेकंड वाला एप्लीकेबल नहीं है। अब इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करो और वही आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नो, ऐसा तो है नहीं कि ना पहला कंक्लूजन मैच हो रहा है ना सेकंड, हो रहा है मैच ओनली वन वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन जाते हैं, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, क्या सेकंड फॉलो, सेकंड तो हो ही नहीं रहा, दिस इज ऑल्सो नॉट। थर्ड ऑप्शन है बोथ कंक्लूजन, दोनों हो रहा है, second दोनों फॉलो कर रहे हैं, हो, ये भी नहीं है। बट डी ऑप्शन पर जाओगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो डी इज द आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट, ये आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, एक आपको समझ आया होगा ये कौन सा, राइट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बात कर रहे हैं, तानसेन द फेमस म्यूजिशियन ऑफन sang इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर। अब ये भी म्यूजिशियन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसमें क्या था कि जो तानसेन था वो बहुत फेमस थे, उन्होंने एक सॉन्ग गाया था कोर्ट में, वो किस रूलर पे गाया गया था, किस रूलर पे, शेरशाह सूरी पे, अलाउद्दीन खिलजी पे, फिरोज शाह तुगलक पे, या अकबर पे, अकबर पे गाया गया, किस पे गाया गया था, तो ऑप्शन डी आपका ये हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में। तो ये जो कोड वाला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में, पहले ना मैं आपको कुछ चीजें, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक यहाँ समझाओ। देखो, रीजन इज कोडेड एज 51, रीजन जिसका 51, एक का कोडेड 40 दे रखा है, हाउ विल मैरी बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, तो मैरी का है कि क्या, नहीं तो हमें ये ट्रिक देखनी होगी कि ये जो कोड लैंग्वेज के दे रखे हैं, रीजन का दे रखा है, वो क्या है, वहीं पे बेक का जो है वो कैसे आया, उसके अकॉर्डिंग ही मैरी का निकलेगा, क्योंकि एक ही पैटर्न सारे वाले कोड्स में फॉलो किए। तो पहले रीजन का देखूंगी, REASON, इसका जो कोड है वो 51 है। अब ये 51 कैसे मतलब को न्यूमरिक में लिखते हो, आप देखो, बी सी, A B C FHIJ OPQRSTUUX, ये जो 26 लिखे हैं, इनके बिल्कुल 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 19 हो गया, देन 20 21 22 23 24 25 एंड 26, क्या कि हमें पता चल जाएगी क्या लिखना है। अब जस्ट इसका उल्टा लिखना है, उल्टे में क्या लिखना है, सिंपल सा उल्टा लिखोगे कैसे, ZY ऐसे अपोजिट, ठीक है, यहाँ देखो Z
वाई हो गया ना आपके पास, फिर एक्स वाई जेड होता है, डब्ल्यू हो गया, देन आपके पास वी हो गया, यू हो गया, टी हो गया, एस हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, ओ हो गया, एन, एम, एल, के सारे लिखने हैं, आई, एच, नेक्स्ट को आई, जी, एफ, ई, डी, सी, डी, ए। अब यहाँ पे नंबर सिर्फ तीन ही लिखनी, वो सीरीज वाइज ही लिखनी है। सीरीज वाइज मीन एबीसीडी ही लिखनी है। सीरीज वाइज मीन एबीसीडी ही लिखनी है। तो 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ये 25 हो गया, देन 26। आई होप क्लियर होगा। आप देखिए वापस आओ इधर। आर कितने पे आ रहा है, इधर आओ। आर है जस्ट 18 पे। उसके ई कितने पे है, 5। ए कितने पे है, 1 पे। X कितने पे है, 19 पे। कितने पे है, 3 पे। और 40। ये सारे नंबर उठाओ और प्लस करो और चेक करो कि क्या है, 51 आ रहे। तो आप लिख देंगे 18 और आपके पास 18, फिर प्लस करना है, ये 18 पे है। कंफ्यूज नहीं होना। अब ई देखोगे तो ई आपके पास आया था दोस्तों, वो आपके पास आया था 5, 5 1 हो गया, 5 ये 1। एस ओ एन, एस कितने पे है आपके पास, 19 और 15 और 14। 19 15 एंड 14 इनको प्लस कर दो, क्या 51 आएगा। वो ये तो इसको प्लस करने पे 72 समथिंग आ रहा है, 72। पूरा तो ये वाला ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐड कर सकते। चाहे आप दूसरा भी देखोगे ना, बेक कर लो, बेक भी देख लेते हैं चलो। BAKE बेक, ये सेकंड पे आता है, ये 2 पे आता है, ये 1 पे आता है। के आपके पास कितने पे आता है, के देखेंगे तो हम 11 पे आ रहा है, और ई आपने अब लिखा 5 पे। तो ये कितना हो जाएगा, 3, और ये 8, और ये 19 आ रहा है। बट ये तो 47 है ऑप्शन में, ये ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हुआ, हमने डायरेक्ट पोजीशन की और उनको सम करके देखा तो उसका कोड नहीं बना, फिर हमें कोई और तरीके से कोड बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वॉवेल्स, वॉवेल्स का पैटर्न है वो उठाती हूँ मैं। अब मैं ये वॉवेल्स को सिमिलर जैसे है वैसे ही मानती हूँ। देखो, ई हो गया, ए हो गया, ओ हो गया। तो EAO 5 1 15 है, तो यहाँ पे लिख लो REASON। ये कितना था आपके पास, 5 लिख दिया। ए आपके पास 1 था, हमने 1 लिख दिया। ओ आपके पास कितना है, 15 लिख दिया। अब देखो जो बाकी बचे हैं उसका अपोजिट लिखेंगे, जो बाकी कांस्टेंट बचेंगे उनका अपोजिट लिखेंगे, और फिर उनका सम करके देखेंगे कि क्या वो मैच हो रहे हैं। तो यहाँ देखो R 18 है, तो यहाँ पे जो R देखो कहाँ है, यहाँ पे 18 पे आ रहा है। अब इसमें 18 देखो, इसमें 18 नहीं देखना, इसमें आपको देखना है आर। आर यहाँ पे सेकंड वाले में 9 पे आ रहा है, तो यहाँ आप लिख दोगे 9। क्या लिख दोगे, जो अपोजिट वाले हैं वो लिखोगे 9, तो ये आपने 9 लिख। ऐसे ही आपको एस और एन के लिए करना है। एस आपके पास 19 पे है, तो यहाँ पे अब देखो एस जो है वो 19 पर है, तो यहाँ पर एस कितने पे है, 8 पर। वहीं पे सिमिलरली एन 14 पर है, तो एन यहाँ 13 पे है, तो 8 एंड 14 लिख दो। ये आपके पास 8 हो गया, ये 14 हो गया। इन सबको प्लस कर दोगे, 9 और 1 10, ये 20 हो गया, और 20 और 8 28, 28 हो गया, एंड देन 14 आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 8 और 4 ये ये, ठीक है। तो आप जब इनको प्लस करने लगोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 51। ऐसे ही आपको बेक के लिए करना है, और ऐसे ही आपको वैल्यू के लिए करना है, जो वैल्यू हमें निकालना है। तो जब आप बेक के लिए देखोगे तो देखो वॉविल आपके पास यहाँ पे एक ए है और एक, तो 1 और 5 तो एज इट इज रहने देती हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं करती हूँ।
ये हमने सिमिलर ही रहने दिया मैंने, ठीक है। अब इसको मैंने सिमिलर एज इट इज रहने दिया। बी और के की बात कर रही थी, तो क्या बात कर रही थी यहाँ पे, बी एंड के की। तो बी जो आएगा वो उसका अपोजिट है, सेकंड पे है। तो यहाँ पे सेकंड में देखोगे, इधर सेकंड पे वाई आ रहा है, ओके। फिर उसके बाद इधर ई है, 5 पे है। ई तो हो गया, के 11 पे। तो देखो के जो है वो यहाँ 16 पे आ रहा है, ओके। नेक्स्ट आपको क्या कर देना है, 11 है, 11 पे यहाँ पे पी आ, पी लोगों ने यहाँ पे के 16 पे आ गया, यहाँ पे वो था। और यहाँ पे वाई 2 पे आ गया। तो आपको क्या कर देना है, अब वाई जो यहाँ पे 25 पे, किस पे ले लोगे, बी सेकंड पे है, तो उस वाले में बी 25 पे था, 25 ले लिया। और यहाँ पे के 11 पर है, तो के जो आपके पास 11 पर है वो यहाँ पे के 16 पे आ रहा है, तो यहाँ 16 लिख दोगे। इनको जब प्लस कर दोगे तो जो भी आपका है, जितना आ रहा था आपको प्लस करने पे 47 मिल रहा है। आपको ऐसे मैरी का निकालना है, मैरी का निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ मैरी के लिए लिख लेती हूँ, MARRY। तो देखो जो वॉविल है उसको एज इट इज लिखते हैं, वॉविल है आपके पास 1, लिख दिया। एम देखो, एम कितने पे आता है, 13 पे, तो 13 का अपोजिट, 13 का अपोजिट एम यहाँ 14, 14 लिख दो। आर, आर देखो 18 पे, अब यहाँ पे आर कितने पे आ रहा है, 9 पे, सेम यहाँ 9, यहाँ इनको प्लस कर देंगे। वाई जो है वो 26 पर आ रहा है, 25 पे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 पे, 20। और ये कितना हो जाएगा, 21। देन आपके पास 14 और कितने, 15, 35। तो मैरी का जो कोड निकला है वो 35 निकला है। क्या ये ऑप्शन में है, 35 है? ऑप्शन डी इज द आंसर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। मैरी का कोड कितना निकल गया, 35 निकल गया। अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए से बताया, बट आप जब खुद करोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपकी जो स्पीड वो खुद मेंटेन हो जाएगी, एक फ्लो बन जाएगा। तो आपको बस ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आपको इसको स्पीड मेंटेन रखनी है इन टाइप के क्वेश्चन। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिस टाइप के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बस जुड़े रहें क्यूका से, और हमारी ऐप को भी डाउनलोड करें, और क्या करें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करें, तो आपका सीयूटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।